नमस्कार। आज हम कोशिका क्षति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब जब कोशिका को चोट लगती है तो क्या वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है या वो ठीक भी हो सकती है। हमारे पास जो जानकारी है उससे हम इसी शुरुआती चरण को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना वाकई अद्भुत है कि कोशिकाएं खुद को कैसे संभालती हैं। बिल्कुल, ये कोशिका के लचीलेपन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे वो तनाव या हल्की चोट पर प्रतिक्रिया देती है। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी असल में है क्या? देखिए, ये कोशिका को जो नुकसान पहुंचता है उसका सबसे पहला शुरुआती चरण है। आमतौर पर यह नुकसान हल्का होता है या फिर बहुत कम समय के लिए। और सबसे जरूरी बात यह कि अगर वो स्ट्रेसर हटा दिया जाए। मतलब जो चीज नुकसान पहुंचा रही है। हाँ बिल्कुल, अगर उसे हटा दिया जाए तो कोशिका वापस अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति में आ सकती है। मतलब ये प्रक्रिया पूरी तरह से पलट सकती है, रिवर्सिबल है। अच्छा, और इसकी कुछ खास लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि कोशिका इस रिवर्सिबल इंजरी वाले फेज में है? हाँ, दो मुख्य बदलाव हैं जो देखने को मिलते हैं। पहला और सबसे आम है सेलुलर स्वेलिंग। इसे हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं। सेल्यूलर स्वेलिंग मतलब कोशिका का सूज जाना। एकदम सही। कोशिका के अंदर पानी भरने लगता है और वो सूज जाती है। दूसरा बदलाव है फैटी चेंज। फैटी चेंज, वसा से जुड़ा हुआ कुछ? हाँ, इसमें कोशिका के अंदर वसा यानी फैट जमा होने लगता है। ये उन कोशिकाओं में ज्यादा होता है जहां लिपिड मेटाबॉलिज्म मतलब वसा का इस्तेमाल या बनना बिगड़ना ज्यादा होता है, जैसे कि लिवर की कोशिकाएं। लिवर। अच्छा, तो ये सूजन या वसा का जमा होना ये होता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जो मुख्य कारण है वो अक्सर कोशिका की ऊर्जा यानी एटीपी की कमी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, कोशिका की एनर्जी करेंसी। बिल्कुल। तो कोशिका की झिल्ली में ना कई आयन पंप्स होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। ये एटीपी पर चलते हैं। जब एटीपी कम हो जाता है तो ये पंप ठीक से काम नहीं कर पाते। अच्छा। नतीजा, कोशिका के अंदर सोडियम आयन जमा होने लगते हैं और जहां सोडियम जाता है पानी भी उसके पीछे जाता है। तो पानी कोशिका के अंदर खिंचाता है। और इसी से कोशिका सूज जाती है, सेल्यूलर स्वेलिंग। हाँ जी बिल्कुल। और ये एटीपी की कमी क्यों होती है? इसके भी कारण है, जैसे हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोई नुकसान हुआ हो, या फिर कुछ टॉक्सिन्स जहरीले पदार्थ। समझ गई। तो एटीपी की कमी से पंप बिगड़े, सोडियम अंदर आया, पानी अंदर आया और कोशिका सूज गई। ये तो हुई अंदर की बात। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया का कोशिका के बाकी हिस्सों पर क्या असर पड़ता है, जैसे उसकी झिल्लियों पर या अंदर के अंगों पर? हाँ, असर तो पड़ता है। जैसे कोशिका की बाहरी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर छोटे छोटे उभार बन सकते हैं, फपोले जैसे। इन्हें ब्लेबिंग कहते हैं। ब्लेबिंग, ओके। फिर अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर है, उससे राइबोसोम्स अलग हो जाते हैं। अब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन बनना कम हो जाएगा। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस धीमी पड़ जाती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कोशिका ऊर्जा के लिए एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करती है। इससे लैक्टिक एसिड बनता है, कोशिका के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, पीएच कम हो जाता है। और इस एसिडिटी से इससे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन होता है वो गुच्छों में जमा हो सकता है। और फैटी चेंज की बात करें तो उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से कोशिका के साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड्स की बूंदें जमा हो जाती हैं। बाप रे, काफी कुछ बदल जाता है अंदर ही अंदर। अच्छा, ये तो हुए अंदर के बदलाव। अगर हम मान लीजिए प्रभावित अंग को देखें या फिर उसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखें, तब क्या दिखता है? हाँ, अगर पूरे अंग को देखें तो वो अक्सर थोड़ा पीला सा, सूजा हुआ और सामान्य से भारी लगता है। पानी भरने की वजह से उसमें एक खिंचाव सा, टरगोर महसूस होता है। और लाइट माइक्रोस्कोप में देखने पर हाइड्रोपिक चेंज बहुत साफ दिखता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे खाली दिखने वाले वैक्यूल्स नजर आते हैं। खाली छेद जैसे? हाँ, दिखते खाली हैं पर असल में ये फैले हुए ईआर के टुकड़े होते हैं। एक और चीज दिखती है, इओसिनोफिलिया। योसिनोफिलिया, वो क्या है? एचएनई स्टेनिंग में कोशिका का साइटोप्लाज्म ज्यादा गुलाबी दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइबोसोम्स कम होने से आरएनए कम हो जाता है। इसी हाइड्रोपिक चेंज को वैक्यूलार डीजेनरेशन भी कहते हैं। अच्छा, वैक्यूलार डीजेनरेशन। ये तो हुई लाइट माइक्रोस्कोप की बात। अगर हम और ज्यादा ताकतवर माइक्रोस्कोप्स जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो क्या और भी बारीकियां नजर आती हैं? हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चरल लेवल पर, मतलब और भी सूक्ष्म स्तर पर बदलाव दिखाती है।
जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो जो ब्लेबिंग की बात की थी वो साफ दिखती है। साथ ही सतह थोड़ी चपटी बन हो सकती है और माइक्रोविलाय, वो जो उंगलियों जैसे उभार होते हैं सतह पर, वो गायब हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो भी सूजे हुए दिखते हैं और उनमें छोटे छोटे धुंधले से धब्बे, जिन्हें अमॉर्फस डेंसिटीज कहते हैं, वो भी दिख सकते हैं। और क्या दिखता है? साइटोप्लाज्म में माइलिन फिगर्स दिख सकते हैं। ये असल में टूटी-फूटी झिल्लियों के फॉस्फोलिपिड के अवशेष होते हैं, गोल-गोल लकीरें जैसे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ दिखता है और राइबोसोम्स उससे अलग हुए साफ नजर आते हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी जो दानेदार और रेशेदार चीजें होती हैं, वो थोड़ी बिखरी हुई सी लग सकती हैं। कमाल है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो पूरी कहानी अलग नजर आती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो रिवर्सिबल सेल इंजरी की मुख्य बातें क्या हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, सार यह है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कोशिका क्षति का पहला चरण है और सबसे महत्वपूर्ण ये प्रतिवर्ती है। मतलब अगर कारण हट गया तो कोशिका पूरी तरह ठीक हो सकती है। इसके मुख्य पहचान चिन्ह हैं सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज और कुछ कोशिकाओं में फैटी चेंज। और इसका कारण? मुख्य कारण है एटीपी की कमी, जिससे आयन पंप्स फेल होते हैं, कोशिका में सोडियम और पानी भरता है और सूजन आती है। ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में वैक्यूलर डीजेनरेशन और इओसिनोफिलिया दिखती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में और बारीक बदलाव जैसे मेम्ब्रेन ब्लिप्स, ईआर का फैलना, माइटोकॉन्ड्रियल सूजन वगैरह नजर आते हैं। पर निचोड़ यही है, ये सब तब तक रिवर्सिबल है जब तक कोशिका उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार न कर ले। उस बिंदु के बाद क्षति इरिवर्सिबल यानी स्थायी हो जाती है। ये समझना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि हमारी कोशिकाएं किस हद तक चोट झेल सकती है और फिर वापस ठीक भी हो सकती हैं। उनमें गजब का लचीलापन है। हाँ, बिल्कुल। ये कोशिका के जीवन और उसके बने रहने की क्षमता का एक बुनियादी पहलू है। और यहीं से एक बहुत अहम सवाल भी उठता है। क्या सवाल? कि आखिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है? वो कौन सा निर्णायक क्षण है? कौन से मॉलिक्यूलर सिग्नल्स हैं जो तय करते हैं कि बस अब वापसी मुमकिन नहीं, अब क्षति स्थायी हो चुकी है? ये जानना, ये समझना आगे की रिसर्च के लिए एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। सही कहा। ये जानना कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ है, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।